हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो है फिजिक्स क्लास 12 का डेरिवेशन और इसका नाम है ट्रांसफार्मर। आपको पता है ट्रांसफार्मर हर बार पेपर में पूछा जाता है। आपको कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न में क्या क्या लिख के आ सकता है। तो प्रश्न में है ट्रांसफार्मर की संरचना और कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं जितना हो सकता है इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। सबसे पहले चीज़ समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की खोज फैराडे ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका दूसरा काम क्या है कि इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती उल्टता का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी खोज फैराडे ने की थी और इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती उल्टता का मान बढ़ाया या घटाया जाता है। ये इतना आपको ट्रांसफार्मर के बारे में लिख देना है। इसके बाद इसका फिगर है। देखो, मैंने फिगर यहाँ पर बनाया, वैसे आपकी बुक में भी फिगर होगा। तो फिगर आपको ज़रूर पता होना चाहिए कैसे बनेगा और आपको पेपर में बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर है, ये बीच में आपकी पटलित लोह की क्रोड है। यहाँ पर एक बीपी है जो एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा है। यहाँ पर एक नीचे बी एस है जो द्वितीय क्षरण फ्लक्स से जुड़ा है। ये आपका प्राथमिक है कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। ये बीच में जो आपको लाइनें दिख रही हैं आपकी क्रोड हैं। इसको हम कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर और इस वाले को कहते हैं हम अपचाई ट्रांसफार्मर। ये आपको जरूर आना पता होना चाहिए, ठीक है। चित्र आपको बनाना आना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि चित्र पर आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। अब ट्रांसफार्मर की रचना के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर की रचना अगर आपको चित्र याद है तो आप रचना बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर की रचना में आपको क्या क्या लिखना है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है वो कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। मतलब ट्रांसफार्मर में जो लोहे की क्रोड होती है वो कच्चे लोहे की बनाई जाती है और विद्युत रोधी भी होने चाहिए, ठीक है। विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को कम कर देता है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि क्रोड का काम क्या है। देखो, क्रोड क्या करता है, ये जो इसका मेन काम होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ खींचे रहता है, अपने केंद्र में केंद्रित कर लेता है और ऊर्जा के जो क्षय होता है उसको कम कर देता है। अगर ऊर्जा का क्षय कम करेगा तो क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न होगी। अगर भंवर धाराएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगती हैं तब क्या होगा, ऊर्जा का लॉस होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हानि होगी। तो इसी कारण क्या होता है कि जब ऊर्जा का क्षय कम होगा तो भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं। इसलिए क्रोड को पटलित किया जाता है। पटलित का मतलब छोटी छोटी प्लेटों के रूप में बटा होता है। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा तो पतली पतली प्लेटें होती हैं, इसलिए होती हैं जिससे उनके बीच में ऊर्जा क्षय को कम किया जा सके। तो लिखा है कि इसलिए क्रोड को पटलित किया जाता है। पटलित की एक भुजा तांबे की एक तार की कुंडली से, मतलब पटलित की एक भुजा जो होगी वो तांबे के तार की एक कुंडली से लपेटा जाता है और लपेटे हुए धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। मतलब पटलित कुंडलियां होती हैं उनको एक कुंडली से जोड़ देते हैं और उसको प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसे हम कौन सी कुंडली कहते हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर एक और तांबे के तार को लपेट दिया जाता है, जिससे निर्गत उल्टता प्राप्त होती है। इसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर देखो ऊपर आपकी प्राथमिक कुंडली है और द्वितीयक कुंडली है। इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़े हैं, इसे हम द्वितीयक वोल्टेज से जोड़े हैं। ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए बना है। तो आपको जो पूरा दिख रहा है इतना ही फिगर आपको पेपर में बना देना है। आप अपने बुक से भी देख के फिगर बना सकते हैं। रचना में क्या लिखना है वो मैंने बता दिया है। अब इसके बाद आपको इसका डेरिवेशन करना है, आपको फार्मूला कैसे सिद्ध करना है अब हम वो सीखते हैं। देखो क्या लिखना है सूत्र की स्थापना में कि माना ट्रांसफार्मर की कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, एनपी। एन का मतलब नंबर, पी का मतलब प्राइमरी। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है एनपी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एनएस। यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फेरों के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार।
तो हमने क्या पढ़ा था, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ई बराबर, ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, ई बराबर माइनस में डी फाई बाई में डी टी, ये पढ़ा था हमने फैराडे का प्रथम नियम में। अगर फेरों की संख्या होती है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में एन भी लगा देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा प्राथमिक कुंडली के लिए, तो ई पी बराबर माइनस में एन पी हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा फाइव भी लिख सकते हो, बट्टे में डेल्टा टी हो जाएगा। समीकरण इसे हम मान लेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो हमने वही लिखा है, क्या लिखा है कि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पी बराबर माइनस एन पी इंटू डी फाई बटे में डी टी, समीकरण हो जाएगा आपका फर्स्ट। सेम यही कहानी दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लेते हैं कि द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो द्वितीय कुंडली के लिए तो यहाँ पर ई एस, देखो यही पूरा का पूरा लिख देना है, पी की जगह पे एस, एन पी की जगह पे एस, डी फाई बटे में डी टी, समीकरण हो जाएगा आपका सेकंड। फिर लिखेंगे क्या कि समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर, तो ई एस के बटे में आपका ई पी हो जाएगा बराबर एन एस डी फाई बाई डी टी, एन पी डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कट जाएगा, ऊपर आपका बचेगा एन एस और नीचे आपका बचेगा एन पी। ई एस बराबर ई एस बटे में ई पी बराबर हो जाएगा एन एस बटे में एन पी, मान लेते हैं इसको समीकरण 3। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो विद्युत वाहक बल ई पी व ई एस आरोपित उल्टता के बराबर होगा। लेकिन कब, जब प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य होगा, तो जो कुंडली का विद्युत वाहक बल या उल्टता होगा वो उसके फेरों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ई एस बटे में ई पी बराबर हो जाएगा बी एस बटे में बी पी के। यहाँ पर फेरों की संख्या बराबर थी, अब क्या हो गया, उसकी उल्टता भी बराबर हो जाएगी। यह आपका हो जाएगा समीकरण 4। फिर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, देखो समीकरण 3 व 4 से देखेंगे तो ई एस बटे में ई पी किसके बराबर था, एन एस बटे में एन पी के, और ई एस बटे में ई पी बी एस बटे बी पी के भी बराबर तो है, तो इसलिए हम इन तीनों को बराबर लिख सकते हैं, और इन तीनों को हमने यहाँ पर बराबर लिख दिया, बराबर आपका हो जाएगा नियतांक। समीकरण 3 और 4 से तुलना करने पर ये आपका यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अभी भी कुछ चीज़ें हम और समझ लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तन करता है, लेकिन जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है इसके लिए निवेशी शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब द्वितीय कुंडली में जो शक्ति होगी वो प्राथमिक कुंडली में शक्ति की क्या होगी, बराबर होगी। तो मतलब पी पी प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में शक्ति प्राथमिक कुंडली में शक्ति के बराबर होगी, जबकि पी का फार्मूला होता है V इंटू आई। तो यहाँ V की जगह पे क्या हो जाएगा, V की जगह पे हो जाएगा BP, I की जगह पे क्या हो जाएगा IP। क्यों IP हुआ, क्योंकि प्राथमिक कुंडली के लिए, और द्वितीय कुंडली के लिए BS गुणे में आ जाएगा IS हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो BP को अगर हम रोकते हैं, BS को इस साइड भेजेंगे, इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा बराबर, यहाँ पे IS, IP इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर में नियतांक हो जाएगा। इसके बाद एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। तो आपको क्या लिखना है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। कौन से ट्रांसफार्मर में, आदर्श ट्रांसफार्मर में, इसलिए इसकी विद्युत दक्षता 100% होती है। व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में यह संभव नहीं है, अतः इनकी 90 से 98% दक्षता होती है। दक्षता का फार्मूला भी होता है निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति गुणे में 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दक्षता बराबर निर्गत शक्ति के लिए BS बटे में PP गुणे में 100। यहाँ तक आपको लिख देना है पेपर में। ट्रांसफार्मर जितना मैंने प्रश्न बताया था, अगर यहाँ तक प्रश्न पूछेगा तो यहाँ तक आपको पेपर में लिखना होगा। इसके बाद कुछ और भी प्रश्न पूछते हैं, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि समझाइए, ट्रांसफार्मर में लौह क्रोड के बारे में समझाइए। तो वो आपका थ्योरी है, अगर आप उससे पढ़ लेंगे आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा। अगर फिर भी कहीं पर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, उस डेरिवेशन को भी मैं बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जितना भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको पेपर में लिखनी है।
यहाँ तक अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।